हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। ये किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब आज हम डिटेल में समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सेल को कवर करने वाली मेम्ब्रेन कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये मेम्ब्रेन सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को कवर करके रखती है और उसे एक प्रोटेक्शन लेयर देती है। इससे क्या होता है, जो बाहर के मटेरियल है वो सेल में अंदर नहीं आ पाते और अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्म है, एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, वो सेल से बाहर लीक आउट नहीं करते। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्शन का काम करती है। इसके अलावा अगर कुछ मटेरियल्स को बाहर जाना है या बाहर के मटेरियल्स को अंदर आने की ज़रूरत है तो उनके ट्रांसपोर्ट को भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है, लेकिन सभी चीज़ों को अंदर आने नहीं देती। तो ये एक प्रोटेक्शन का काम कर रही है। सेल का ट्रांसपोर्ट मटेरियल इधर से उधर ले जा रही है और उसके अलावा सेल की सेल से इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी है, वो भी काम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं उनकी अपनी एक अलग मेम्ब्रेन होती है। जैसे यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसकी एक माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा जैसे प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये सभी मेम्ब्रेन उन ऑर्गेनेल्स के अंदर के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखती है और इन सभी ऑर्गेनेल को कवर करती हुई एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरी सेल को प्रोटेक्शन और उसके ट्रांसपोर्टेशन, सेल टू सेल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। अब इधर राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कि ये है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है और अंदर साइटोप्लाज्म को भी एक लेयर दे रही है। तो यहाँ पर इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, प्रोटेक्शन और उसके अलावा सेल टू सेल इंटरेक्शन। ये सभी काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि ये एक फ्लूइडिक स्ट्रक्चर होता है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायनामिक होती है और इसमें कभी भी आप एजेस नहीं देखोगे, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का कॉम्बिनेशन से बनी होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें कि फॉस्फोलिपिड बाय लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, 2 लेयर हैं ये फॉस्फोलिपिड की। अब ये जो लिपिड की बाय लेयर होती है ये एक बैकबोन की तरह काम करती है मेम्ब्रेन में। उसके अलावा जो प्रोटीन्स होते हैं वो अल्फा ग्लोबुलर होते हैं नेचर में, और ये सारे फंक्शंस जो सेल के परफॉर्म करते हैं वो प्रोटीन का ही काम होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के, सिग्नलिंग के, ये सभी फंक्शन चलते हैं, ये प्रोटीन ही उस काम को करते हैं। और लिपिड का क्या काम है? लिपिड एज ए स्ट्रक्चर बैकबोन काम करती है और मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और डायनामिक नेचर देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को अगर एक टेबल की फॉर्म में देखें तो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं और उसके अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर लिपिड्स की बात करें तो मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं। वो फॉस्फोलिपिड की एक डबल लेयर होती है जिसे हम फॉस्फोग्लिसराइड्स भी कह सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्फिंगोलिपिड भी प्रेजेंट हो सकता है, जो लिपिड का ही एक टाइप है। और उसके अलावा एनिमल सेल्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में हम कोलेस्ट्रॉल नहीं देखते, लेकिन एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की बात करें तो 2 तरह की होती हैं, इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होते हैं या फिर ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में होते हैं। तो इस डायग्राम में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसमें ये दिख रही है फॉस्फोलिपिड की बायलेयर और बीच बीच में प्रेजेंट है ये प्रोटीन्स। इसके अलावा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे तब इस स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लिपिड से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली बनी होती है फॉस्फोलिपिड से। अब ये फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक इन नेचर होते हैं। तो एम्फीपैथिक का क्या मतलब है, ये बात हम कई बार समझ चुके हैं सभी मॉडल्स में, यहाँ एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड में 2 पार्ट होते हैं। ऊपर की तरफ ये जो आपको राउंड सा दिख रहा है ये कहलाता है इसका हेड, और नीचे की तरफ ये 2 आपको टेल्स दिख रही होंगी। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है जिसे हम हेड कहते हैं, ये बना होता है ग्लिसरॉल की बैकबोन पर और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड।
अब नीचे की तरफ जो दो टेल होती हैं वो बनी होती हैं फैटी एसिड से। ऊपर वाला हेड होता है हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग, तो ये वाटर लविंग रीजन है। इसके अलावा जो दो नीचे की चेन्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। तो अगेन हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक से मतलब है फियरिंग, तो ये रीज़न होता है वाटर फियरिंग या ये वाटर को हेट करने वाला रीज़न है। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों रीज़न प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक रीज़न भी और हाइड्रोफोबिक रीज़न भी, वो कहलाते हैं एम्फीपैथिक इन नेचर। तो ये फॉस्फोलिपिड होता है एम्फीपैथिक इन नेचर। अब ये लिपिड मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज होते हैं, तो ये एक बाइलेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं जिसमें कि इनकी टेल एक दूसरे को फेस करती है जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, और हेड पार्ट अवे होता है, और इनके बीच में एक वीक वांडर वाल्स फोर्सेस काम करते हैं जो कि इन्हें अरेंज रखते हैं एक बाइलेयर की फॉर्म में। तो कैसे अरेंज होती हैं, इनकी टेल्स एक दूसरे को फेस करती हैं और हेड पार्ट अवे रहता है। तो ये एक जो हेड का पार्ट होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है जिसमें कि वाटर हो सकता है और भी कोई फ्लूइड हो सकते हैं क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और बीच में जो दोनों टेल्स का बनता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन बन जाता है, और अगेन ये जो हेड का पार्ट आता है ये फिर साइटोप्लाज्म की तरफ रहता है। तो दोनों हेड पार्ट रहते हैं एक फ्लूइड के कांटेक्ट में, जबकि अंदर वाली जो टेल्स होती हैं वो एक हाइड्रोफोबिक रीजन बना लेती हैं। तो ये हो गया लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। अब इसके अलावा कुछ लिपिड्स और होते हैं जो कि स्फिंगोलिपिड हमने पीछे देखे थे, और ये स्फिंगोलिपिड बहुत कम मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। जैसे स्फिंगोमाइलिन है तो हम नर्व सेल्स वगैरह में इन्हें देखते हैं, और एनिमल सेल में हम कोलेस्ट्रॉल की भी बात करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बीच बीच में प्रेजेंट रहता है इन बाइलेयर्स की, जैसे यहाँ पर एम्बेडेड सा प्रेजेंट है, तो इस तरह से कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट रहता है, और ये क्या काम करता है, ये भी मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी बनाने का या फ्लूइडिटी देने का काम करता है। तो ये बात हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से फंक्शंस फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम हर कंपोनेंट के बाद उसके फंक्शंस को देखेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से कंपोनेंट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और उससे हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन भी क्लियर होंगे और ये भी पता चलेगा कि किस कंपोनेंट से कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है, फॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो एक बैकबोन का काम करते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके अलावा फ्लूइडिटी देने का भी काम इन्हीं का होता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि फॉस्फोलिपिड जो होते हैं नेचर में फैटी एसिड चेन की वजह से फ्लूइडिटी के स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो उनमें जो फ्लूइडिटी आती है वो इसी फॉस्फोलिपिड की वजह से होती है। उसके अलावा फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायनामिक भी बनाते हैं। डायनामिक से क्या मतलब है कि सारे मॉलिक्यूल इधर से उधर आपस में मूव कर सकते हैं, वो एक दूसरे की पोजीशन पे भी जा सकते हैं और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं। तो फ्लूइडिटी आती है फैटी एसिड की चेन की वजह से। उसके अलावा डायनामिक नेचर आता है इनका खुद का रोटेशन और लिपिड मॉलिक्यूल्स के इधर से उधर मूव करने की वजह से। तो ये फंक्शंस है फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हमने लिपिड को देख लिया, अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट था प्रोटीन, उसकी बात करते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो दो तरह के होते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन जिन्हें हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो अब ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये है एक इंटीग्रेटेड प्रोटीन। तो ये एम्बेडेड प्रोटीन दोनों लेयर में एम्बेडेड है। इसके अलावा कुछ इंटीग्रल प्रोटीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बाइलेयर में एम्बेडेड होते हैं, जैसे यहाँ पर ये सिर्फ एक लेयर में लिपिड की एम्बेडेड है। तो ये भी एक इंटीग्रल प्रोटीन है और ये भी एक इंटीग्रल प्रोटीन है। इसके अलावा जो दूसरे प्रोटीन होते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, या जिन्हें हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये लिपिड बाइलेयर की बाहर प्रेजेंट है, तो ये इनसे अटैच होते हैं लेकिन ये एम्बेडेड नहीं होते। तो जो एम्बेडेड होते हैं उनको हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, और जो नहीं एम्बेडेड होते पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। अब प्रोटीन भी कुछ फंक्शन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखती कैसी है। अब यहाँ पर हमने देखा कि लिपिड की एक बाइलेयर होती है। उसके अलावा ये हमने देखे थे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, या जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, और इंट्रिंसिक भी। इसके अलावा पेरिफेरल प्रोटीन है जो ये आपको दिख रहे होंगे, और
इसके अलावा जो हमने ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स देखे थे जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स के फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है कि इसमें सभी चीज़ें अलाउड नहीं है आनी जानी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को अलाउ करती है अपने अंदर जाने और उन्हें बाहर जाने के लिए भी। तो क्या चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है? चार्ज्ड और लार्ज्ड। चार्ज और लार्ज चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अलाउड नहीं है। चार्ज का क्या मतलब है? जैसे कि आयंस होते हैं, कैसे आयंस? सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ये अलाउड नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अंदर बाहर आने के लिए। उसके अलावा लार्ज एलिमेंट्स, एटम्स, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं जा सकते। तो दो चीज़ें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इंटीग्रल प्रोटीन्स के थ्रू ही ट्रांसफ़र होते हैं। अब जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी चीज़ अंदर जानी होती है तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू जाती है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है? एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर काम करता है जिसमें हायर कॉन्सेंट्रेशन में कोई चीज़ प्रेजेंट होती है जिधर, वहाँ से दूसरी तरफ वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगती है। तो ज़्यादातर चीज़ें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़न के थ्रू ही एंटर करती हैं। जो चीज़ें अलाउड नहीं हैं उनमें फिर इन प्रोटीन्स का रोल आता है। तो सबसे पहले जो प्रोटीन रोल प्ले करती हैं वो बनाती हैं चैनल्स। तो ये चैनल्स के थ्रू वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अंदर जाने के लिए अलाउ करती हैं। जैसे ये इंटीग्रल प्रोटीन जो होती है ये कुछ चैनल्स बना लेती हैं और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इसके थ्रू पास हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे हमने चार्ज की बात की तो ये चार्ज आयंस भी इन्हीं चैनल्स के थ्रू पास होते हैं। जैसे हम पोटेशियम चैनल देखते हैं, सोडियम चैनल देखते हैं, तो उनके पास ऑन होने के लिए ये इंटीग्रल प्रोटीन रोल प्ले करती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन रिसेप्टर का काम करते हैं। तो रिसेप्टर से क्या मतलब है? जैसे अगर कोई हार्मोन से कोई सिग्नल जाना है सेल के अंदर तो वो आकर या तो पेरिफेरल प्रोटीन पे जुड़ जाता है और सिग्नल का पास ऑन हो जाता है, या फिर इन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन पर आकर जुड़ने से सिग्नल पास होता है और सेल को पता चलता है कि ये काम करना है और ये नहीं करना है। थर्ड चीज़ है ट्रांसपोर्ट का काम। तो ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। अब ये ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं? जैसे हम बात कर रहे थे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज़न के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मतलब उल्टा जाना होता है तो उसके लिए फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और यहाँ जो ये प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं ये काम करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, मतलब एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से उन चीज़ों को लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो प्रेजेंट होती हैं वो फंक्शंस प्ले करती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, चैनल्स बनाती है, उनसे भी चार्ज चीज़ें अंदर जाती हैं और कभी कभी वाटर सॉल्युबल चीज़ें भी। उसके अलावा रिसेप्टर का भी काम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन करती हैं। तो ये काम हो गए प्रोटीन जो प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनके। बात करेंगे नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। अब ये क्या होते हैं? अगर कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेम्ब्रेन से आकर जुड़ते हैं, मतलब ये लिपिड की बाय लेयर से, तो ये कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड, और अगर ये प्रोटीन से जुड़ जाते हैं तो ये कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो दोनों कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लाइको लगा हुआ है, तो अगर प्रोटीन से जुड़ रहे हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, अगर लिपिड मेम्ब्रेन से जुड़ रहे हैं तो ग्लाइकोलिपिड। अब इनके काम क्या होते हैं? तो ये सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करते हैं। जैसे आपको यहाँ एंटीना सा दिख रहा होगा, तो सेल टू सेल कुछ सिग्नल का ट्रांसडक्शन है। इन सब चीज़ों का जो सेल टू सेल इंटरेक्शन होना होता है वो इनके थ्रू होता है। ये भी कुछ सिग्नल्स का रिसेप्टर का काम करते हैं, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है वो है इम्यून रिस्पॉन्स। ये कुछ फॉरेन बॉडीज़ के आने पर सेल को सिग्नल देते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स कराते हैं। तो ये फंक्शन हो गए ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के। तो हमने बात की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जो कि बनी होती है लिपिड और प्रोटीन से, और इसमें कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। लिपिड होते हैं ज़्यादातर फॉस्फोलिपिड, इसके अलावा स्फिंगोलिपिड भी कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़े होते हैं तो कहलाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड से जुड़े होते हैं तो कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड।
तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को कंपाइल करें तो हमने सबसे पहले देखा था कि कंपार्टमेंटलाइजेशन। ये क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कंपार्टमेंट बना देती है सेल का, जिसमें बाहर की चीज़ें अलाउ नहीं है और अंदर की चीज़ों को भी बाहर जाना अलाउ नहीं है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं वो भी अपना एक कंपार्टमेंट बना के रखते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कंपार्टमेंटलाइजेशन का। उसके अलावा हमने बात की थी जब प्रोटीन के फंक्शन देखे थे कि ये एक सेलेक्टिव परमिएबल बैरियर है और दो चीज़ें तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, चार्ज और लार्ज। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि चार्ज आयंस और लार्ज एटम्स और पार्टिकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते। थर्ड हमने देखा था कि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो ये लिपिड के फंक्शन में हमने देखा था। तो लिपिड एक डायनामिक नेचर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिससे उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल जो प्रोटीन और लिपिड के मॉलिक्यूल है उनके बीच में इंटरेक्शन हो सके। इसके अलावा कई बायोकेमिकल रिएक्शन का साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है। तो साइट कैसे बनाती है? जैसे प्लांट सेल में CO2 का फिक्सेशन होता है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर, तो ये साइट देती है या जगह देती है कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस को होने के लिए। सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो प्रोटीन का फंक्शन हमने देखा था, कोई भी सिग्नल अगर सेल से अंदर जाना है तो उसके लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूट्स, तो कोई भी सॉल्यूट जो डिफ्यूज़न के थ्रू अगर बाहर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो अंदर चला जाता है और अंदर की तरफ से बाहर जाना है तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे अंदर से बाहर इन सॉल्यूट्स का ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शन जो उसके कंपोनेंट्स के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।